Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 18th of June 2025. 18 जून 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके सामने है. एक्चुअली कल का भी मैंने एनालिसिस बनाया था, बट कल मैं बताऊं आपको, मैं अपलोड करते करते कम से कम वो 3 से 4 घंटे हो गए थे. बट स्टिल वो पता नहीं कि कल का वीडियो प्रोसेस भी नहीं हुआ. वीडियो यूट्यूब में जब अपलोड करते हो आप तो पहले अपलोड होता है, फिर प्रोसेसिंग होती है, बट वो 99% पे प्रोसेसिंग स्टक हो गई और वो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया हूँ. आई हैव द वीडियो बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू अपलोड. सो आई हैव चेंज द डिवाइस टुडे, है ना. तो आई वॉज यूजिंग राइट ना, अभी तक तो मैं नॉर्मल एक आईफोन यूज़ कर रहा था, बट नाउ आई हैव टू स्विच बैक टू एंड्रॉइड फॉर सम रीजंस, बिकॉज कुछ ऐप में प्रॉब्लम थी जो भी था, है ना. तो आई थिंक एंड्रॉइड इज़ फार बेटर नाउ. सो लेट्स स्टार्ट टुडे. लेट्स होप कि ये वीडियो अपलोड हो जाएगा. देयर इज नो प्रॉब्लम विद द यूट्यूब चैनल और समथिंग. सो इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. लाइक शेयर जरूर करिएगा. स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कुछ सवालों के साथ. छोटे सवाल हैं, आप लोग बिल्कुल आंसर कर पाएंगे. पहला सवाल दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी. इनमें से कौन सा प्रोविजन ऐसा है जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड नहीं हो सकता है? फर्स्ट इज एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स. B is creation of legislative council in a state. C is abolition of a legislative council in a state. D is election of the president. आपको बताना है which of the following cannot be amended by simple majority. बहुत ही प्यारा सवाल है. आंसर आप लोग कर लेंगे, आई होप कर लेंगे. कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा जरूर. सेकेंड क्वेश्चन इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली एसोसिएटेड विद विच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर से रिलेटेड है? ऑप्शंस आर ए इंडस्ट्रियल, बी सर्विस, सी एग्रीकल्चर या डी फाइनेंशियल. एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विद रेफरेंस टू रेड सैंडर्स. रेड सैंडर्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ ट्री स्पीशीज एंडेमिक टू साउथ इंडिया. सेकेंड इट इज लिस्टेड अंडर अपेंडिक्स 2 ऑफ द साइट्स. आपको बताना है कि कौन से करेक्ट है. 1, 2, बोथ, नन. इन तीनों के आंसर मैं एंड ऑफ द वीडियो आपको बता दूंगा, तो प्लीज बी देयर. बट तब तक आप अटेम्प्ट करके रखिए, लास्ट में आपको आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है ना. लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट. पहली जो न्यूज़ है वो है विल हाईलाइट ग्लोबल साउथ एट G7 मीट प्राइम मिनिस्टर. अब आप सबको पता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कनाडा ने इनवाइट किया था फॉर द G7 मीट. यू ऑल नो दिस थिंग. अभी तक तो ये पता होगा आपको. थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि G7 को वो G9 में कन्वर्ट कर सकते हैं. मे बी G7 कैन बी कन्वर्टेड इनटू G9. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया G9 में कौन सी 2 कंट्रीज ऐड होंगी, तो उसका सिंपल सा आंसर है रशिया और चाइना, ठीक है ना. इंडिया को अभी परमानेंट मेंबरशिप के लिए नहीं किया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 2 सबसे बड़े दुश्मन थे उनको जरूर कह दिया. तो दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एंड ऑल. तो एक याद रखिएगा, रशिया कैन बी इंक्लूडेड, रशिया, एंड सेकेंड वन इज चाइना. तो दीज आर द 2 कंट्रीज दैट माइट गेट एडेड. ये उन्होंने कहा है कि हम G7 के लिए प्रस्ताव रखेंगे G7 को G9 करने का. दिस इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड, ठीक है ना. बाकी अगर आपको पूछे कि G7 के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो G7 के मेंबर कंट्रीज USA हो गया, ठीक है. कनाडा इस बार प्रेसिडेंटशिप ही कर रहा है. देन फ्रांस, ये भी आपको पता होना चाहिए, फ्रांस हो गया. UK इसके अलावा हो गया, है ना. इसके अलावा इटली हो गया, इटली इज देयर. देन जापान इज देयर, जापान इज देयर. एंड आई थिंक ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए ना. तो फ्रांस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स, हाँ, जर्मनी, जर्मनी और लास्ट हो गया. तो दीज आर द 7 कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ दिस G7. और G7 का बाकी आप सबको मैंने पहले भी बता रखा है कि G7 पहले G8 हुआ करता था एक ज़माने में. फिर 2014 में रशिया यहाँ से हटा दिया गया, तो फिर रशिया के हटाने के बाद G7 बन रह गया ये, है ना. अब इसको G9 करने की दोबारा बातचीत चल रही. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस. जो मैंने बताना था इस बार मैंने आपको बता दिया. आगे मूव करते, देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं. तो देखो, मैं इंटरनेशनल एडिशन इसीलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि जब मैं डेली एडिशन पढ़ाता हूँ तो उसमें इतने ऐड आते हैं, 3 पेज तो ऐड से निकल गए. ईडी के बारे में आया था, तो ईडी के बारे में थोड़े से बेसिक फैक्ट्स मैं पहले आपको बता दूं. ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. सबसे पहली बात तो एक लॉ इन्फोर्समेंट एंड इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है. लॉ इन्फोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत आती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है. एंड इसका ओरिजिन हुआ था 1956 में, तब ये इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनाई गई थी. 1956 में इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में बनाई गई थी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत. याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंतर्गत बनाई गई थी, लेकिन अभी किस में है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है जो इसमें हुआ है. इसके अलावा 1957 में इसका नाम बदल करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया था. बेसिकली 2
की लॉज हैं जिनको ये मॉनिटर करती है, जिनके अंतर्गत इसको पावर्स भी हैं। तो एक है पीएमएलए 2002 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो ये दो एक्ट हैं जिसको ये मॉनिटर करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा 1973 फेरा को भी ये इन्फोर्स करती थी, लेकिन बाद में फिर ये रिपील हो गया था, इसलिए पहले इसके अंतर्गत भी ये काम करती थी। की फंक्शंस आपको पता होने चाहिए कि इन्वेस्टिगेट करती है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को जो पीएमएलए के अंदर आते हैं, इन्फोर्स करती है फेमा को टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द फॉरेन एक्सचेंज आल्सो, अटैच एंड कॉन्फिस्केट कर सकती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स इन इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड ऑल। तो ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। अभी बेसिकली चल रही है इसके ऊपर क्यों प्रोसीडिंग चल रही है कि मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई ईडी ऑफिशियल्स जो है अपनी पावर डे बाई डे जो है वो इन्हांस करते जा रहे हैं। क्यों ऐसा बोला उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने उनके ऊपर पिटीशन दायर किया कि भाई दे आर सीलिंग द रेसिडेंशियल और बिजनेस प्रोमाइसेस, है ना। तो ये एक्चुअली जज ने पूछा क्या कि जज ने पूछा था कि कौन सा प्रोविजन है पीएमएलए के अंतर्गत जो ईडी ऑफिशियल्स को पावर देता है टू सील अ रेसिडेंशियल बिजनेस प्रेमाइसेस इफ फाउंड लॉक्ड व्हेन द ऑफिशियल्स गो देयर टू सर्च एंड सीजर ऑपरेशन। तो सर्च एंड सीजर के लिए गए होंगे, कोई नहीं मिला तो उन्होंने सील और लॉक कर दिया। तो उन्होंने पूछा भाई किस प्रोविजन के अंतर्गत आपने किया? तो ये कहीं आप अपने द्वारा पावर अपनी खुद की तो नहीं बढ़ाते जा रहे हैं, सर्व करते जा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट वाज द केस। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो एक एडिटोरियल की करेंगे जो कि इस पेज में है। मतलब इस पेज के एडिटोरियल हम नहीं देखेंगे। पहला तो एयर ट्रेवल के ऊपर है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा मैं उसको नहीं मतलब डिस्कस करूँगा। बस एक टेक्निकल टर्म था जो मैंने ऑलरेडी आपको कल या परसों की न्यूज़पेपर में बताया था, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड सीवीआर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये आपको पता होना चाहिए। दो चीज़ें मैंने आपको उस दिन बताई थी। ब्लैक बॉक्स जो कि किस कलर का होता है, मैंने क्या बताया था, याद है आप लोग को? मैंने कहा था ये ब्लैक बॉक्स ब्लैक नहीं होता बल्कि ऑरेंज होता है। तो दिस इज ऑरेंज इन कलर, ये आपको उस दिन हमने बताया था। डीएफडीआर यानी कि डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एंड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर, दे आर एक्चुअली ऑरेंज इन कलर। तो ये भी आप एक चीज़ याद रख सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये है फ्लाइट सेफ्टी के रिगार्डिंग कि किस तरीके से फ्लाइट सेफ्टी को और ज़्यादा इंश्योर करने की आवश्यकता है। पेंशन सिस्टम के ऊपर तो मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करना चाहता, क्योंकि पेंशन मुझे ही नहीं समझ में आती कि क्या पेंशन का सिस्टम है। मेरी कौन से मैं किस पेंशन सिस्टम में हूँ, आई डोंट नो दैट ऑल्सो। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द थर्ड न्यूक्लियर एज। यहाँ पे ऑथर ने न्यूक्लियर एज को तीन उसमें मतलब बांटा हुआ है, तो वो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ज़रूर। ओके, तो लेट मी सी। हाँ, यहाँ से ओके। सो फर्स्ट न्यूक्लियर एज जो ऑथर ने कही है उसके अकॉर्डिंग वह कोल्ड वॉर एरा। द फर्स्ट न्यूक्लियर एज वाज द कोल्ड वॉर एरा, जहाँ पे दो मेजर पावर थे, एक यूएस था और दूसरा यूएसएसआर था। एंड दे वर इंक्रीजिंग देयर आर्सेनल, न्यूक्लियर आर्सेनल दोनों स्टार्ट कर रहे काफ़ी बढ़ा रहे थे। और उस समय कुछ ट्रीटीज़ हुई जैसे कि एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसके अलावा बायलेटरल आर्म्स कंट्रोल की ट्रीटी हुई, न्यू स्टार्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसने कहा था कि जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं वो 1550 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी में लिमिट किया था, एक कैप लगाई थी, ठीक है ना। एंड दिस वाज टू फोकस ऑन स्टेबलाइजिंग डिटरेंस, है ना। ऑल दिस थिंग्स वर देयर। देन सेकंड जो न्यूक्लियर एज है वो है पोस्ट कोल्ड वॉर ऑप्टिमिज्म। तो ये पीरियड ऑफ डिसआर्मामेंट की बातें तो चल रही थी, जैसे कि न्यूक्लियर बैन ट्रीटी, ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन इसके अलावा कंट्रीज लाइक यूएस, रशिया, चाइना, दे वर मॉडर्नाइजिंग देयर आर्सेनल्स, है ना। तो ये जो कंट्रीज हैं, रशिया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, सो दे वर मॉडर्नाइजिंग देयर आर्सेनल इवन एट दैट टाइम। फिर एनपीटी जो है इट वाज एक्सटेंडेड इनडेफिनेटली, लेकिन उसका जो आर्टिकल 6 है, तो याद रखेगा ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि एनपीटी का आर्टिकल 6 जो है यानी कि जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, उसका आर्टिकल 6 जो है वो डिसआर्मामेंट की बात करता है, तो उसको कंप्लीटली इग्नोर किया गया है, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने भी कहा कि सेकेंड न्यूक्लियर जो एज है उसमें न्यूक्लियर पोजेशन को एक नॉर्मल बना दिया गया था। इट वाज अ नॉर्मल थिंग न्यूक्लियर पोजेशन, ठीक है ना। एंड डिसआर्मामेंट जो था केवल सिंबॉलिक हुआ करता था, डिसआर्मामेंट वाज क्वाइट सिंबॉलिक। इसमें भी ऑथर ने कहा कि सेकेंड जो न्यूक्लियर एज उसमें चाइना का एग्रेसिव न्यूक्लियर बिल्डअप देखने को मिला, है ना। रशिया का न्यूक्लियर थ्रेट देखने को मिला, यूक्रेन के ऊपर, जॉर्जिया के ऊपर भी अटैक कर दिया था 2008 के आसपास उसने। एंड यूरोप जो था इट वाज एक्सप्लोरिंग सेल्फ डिटरेंस, जिसमें यूके और फ्रांस अपने आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहे थे, ठीक है। इसके अलावा ऑथर ने ये भी बोला कि जो ये टाइम पीरियड है, तो आपने देखा होगा कि यूएस ने भी थ्रेट दी थी नेटो मेंबर्स को भी, और कहा था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय मत करो। इसके अलावा ऑब्वियस सी बात है, डोनाल्ड ट्रम्प जब प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने तो कहा था कि मेरा हाथ ही हमेशा रहता है वो न्यूक्लियर बटन के ऊपर, दिस एंड दैट। तो ऑल दिस थिंग्स वर देयर। ये भी काफ़ी एक डेलिबरेट एंड डेंजरस शिफ्ट था जो कि हुआ।
नाउ द थर्ड जो न्यूक्लियर एज है दैट इज द प्रेजेंट एज। ऑथर ने कहा जो प्रेजेंट आज का टाइम पीरियड है दिस इज द थर्ड न्यूक्लियर एज एंड इट इज मोर मेसियर एंड मोर अनस्टेबल, मोर मेसियर एंड मोर अनस्टेबल एंड दिस इज द प्रेजेंट टाइम। जब जब अभी अभी जो कंडीशन चल रही है, कौन सी कंडीशन चल रही है? एक तो आप सबको पता होगा कि एक वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, दूसरा वॉर अब इसराइल और हमास का चल रहा था, अब इसराइल और ईरान का भी चलने लगा है। यहाँ पे भी एक न्यूक्लियर उसकी थ्रेट की बात आ रही है, क्योंकि अभी भी न्यूक्लियर थ्रेट तो हमेशा रहता है ना, क्योंकि इसराइल एक न्यूक्लियर पावर है। तो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। तो नाउ दिस पीरियड इज मच मोर मेसियर, क्योंकि अभी वॉर ऑलरेडी 2 से 3 वॉर चल रहे हैं, पूरा मिडिल ईस्ट ऑलरेडी अनस्टेबल कंडीशन में। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी हैफजर्ड टाइम पीरियड। तो यही थर्ड न्यूक्लियर एज है जो ऑथर ने कही। तो डिवाइड किया है इसको 3 न्यूक्लियर एजेस में, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यहाँ पे जो लिखा है व्हाट इज नेतन्याहूज एंड गेम इन ईरान। तो यहाँ पे ऑथर ने बात की है कि नेतन्याहू क्या चाहते हैं ईरान में। इसके रिगार्डिंग उन्होंने पहले तो बताया कि नेतन्याहू ने कहाँ कहाँ अटैक किया है। तो आप सबको बता दें, जैसे कि यहाँ पे ऑथर ने कहा है, तो मैं तो वही चीज़ बताऊंगा जो न्यूज़पेपर में लिखी है। तो पहला आप लोग नोट कर लीजिए कि नातांज की जो फैसिलिटी थी उसको नियरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। नातांज की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ईरान में, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने जो जगह बताया वो भी आप लोग लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिएगा, लेट मी टेल यू, इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। ये भी एक केमिकल लैब है जो कि ईरान की केमिकल लैब है। देखो लिखा हुआ इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर। इट्स अ केमिकल लैब जहाँ पे यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है, फ्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड फैसिलिटी टू कन्वर्ट यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड टू यूरेनियम मेटल। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को यूरेनियम मेटल में कन्वर्ट भी किया जाता है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में। एंड जो थर्ड फैसिलिटी है वो है फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट। याद रखिएगा, द थर्ड फैसिलिटीज इज दिस फोर्डो इनरिचमेंट प्लांट विच इज़ ईरान्स मोस्ट फोर्टिफाइड फैसिलिटी। इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो अगर आपसे यूपीएससी मैथ्स द कॉलम में फोर्डो लिख दे कि फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पर है, तो देखो नाम से तो कहीं से कहीं तक ईरानियन नहीं लग रही है, लेकिन ये ईरान में है। तो ये आप याद रखेगा। ऑथर ने यह भी कहा कि तेहरान ने भी अटैक किया, ऐसा नहीं कि ईरान ने अटैक नहीं किया, और ईरान के अटैक से भी 20-22 लोग वहाँ पे मरे हैं इसराइल में। तो ऑथर ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान को मिसजज कर दे इसराइल और एक और तगड़े वॉर में फंस जाए। तो दिस इज व्हाट दी ऑथर से। यहाँ मैप दिखाया गया है दोनों का, तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन दिस मैप ईरान इज देयर, इधर साइड आपको अफगानिस्तान दिख रहा होगा, देयर साइड देयर यू कैन सी इराक एक तरफ बॉर्डर में दिख रहा होगा, वाटर बॉडी में कैस्पियन सी ऊपर है, नीचे पर्शियन गल्फ है। ईरान के मेजर प्लेसेस दिखाने का मेन था। तो नतांज और इस्फहान आपको दिख रहा होगा, ऊपर फोर्डो आपको दिख रहा होगा, देन तबरीज, अरक, करमनशाह और मशाद, ये सब जगहें भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। एंड पाकिस्तान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आपको पता होगा। अफगानिस्तान के साथ शेयर कर रहा है, ये तो आपको पता ही है। देन इराक के साथ करता है ना। तो दैट इज़ व्हाट यू ऑल्सो नो दैट। इसके अलावा सऊदी के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता है ईरान, तो ये भी आप याद रखिएगा। बीच में पर्शियन गल्फ आती है, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग यू शुड रिमेंबर। देन यहाँ पे ये इसराइल का मैप है, इसराइल का आप देख सकते हैं। यहाँ पे हैफा भी इसराइल में है, तेल अवीव इसराइल में है, इधर वेस्ट बैंक आता है, इधर आपका इजिप्ट है, गाज़ा पट्टी वहाँ दिख रही होगी आपको। वेस्ट बैंक और इसके इसराइल के बीच में जेरूसलेम आता है, जो कि वेस्ट बैंक चूँकि जॉर्डन वाले रीजन में है। देन सीरिया ऊपर है, देन लेबनान ऊपर है। ये आप मैप थोड़ा सा देख लीजिएगा, आई होप यू विल रिमेंबर समथिंग फ्रॉम देयर ऑल्सो। तेल अवीव में भी देखो हर्जलिया एक नाम की जगह है, हरकिया है ना। तो ये भी आप देख लेना कहाँ कहाँ अटैक हुआ है। तो हर्जलिया, हरकिया, ये सब भी याद रखना। अगला टॉपिक है हाइड्रोलिक सिस्टम एंड देयर फंक्शनिंग एंड myriad ऑफ एप्लीकेशन। तो आपने यहाँ पे कार देखी होगी ना, कार इस तरीके से, कार कैसे आप जब साफ करवाने जाते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाती है। तो ये कार का जो सिस्टम होता है, और कार के अंदर का भी सिस्टम जो होता है वो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। व्हाट इज दिस हाइड्रोलिक सिस्टम, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इनपुट पावर जो होती है हाइड्रोलिक में, बेसिकली इनपुट पावर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रहती है। द इनपुट पावर फ्रॉम अ कन्वर्शन इंजन और एन इलेक्ट्रिकल सोर्स इज कन्वर्टेड इनटू फ्लेक्सिबल मैकेनिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को आप मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देते हो,
और इसी कन्वर्जन को हम हाइड्रोलिक्स कहते हैं, विद द कन्वर्जन इज नोन एज हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक सिस्टम जो बेस्ड होता है वो बेस्ड है एक प्रिंसिपल में जिसको हम पास्कल्स लॉ बोलते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम इज बेस्ड ऑन अ सिंपल प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। लिख लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलिक सिस्टम बेस्ड होता है पास्कल लॉ पे। एंड पास्कल लॉ क्या कहता है, लेट मी टेल यू दैट एज वेल। 17th सेंचुरी ब्लेस पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने ये बताया कि व्हेन अ प्रेशर इज अप्लाइड टू एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, जब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करते हो, इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस थ्रू आउट द फ्लूइड। तो याद रखिएगा, अगर आप एक फ्लूइड के ऊपर प्रेशर लगाओगे तो वो प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है सारी डायरेक्शंस में थ्रू आउट द लिक्विड। तो होता क्या है बेसिकली, प्रेशर इज एक्चुअली इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम में बेसिकली प्रेशर क्रिएट होता है बाय अप्लाइंग फोर्स टू अ लिक्विड। जब आप एक लिक्विड के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं ना, तो उससे प्रेशर जनरेट होता है, उसी से हम हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क कराते हैं। और चूंकि ये प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है सारे डायरेक्शन में, तो एक स्मॉल फोर्स से भी बहुत ज़्यादा एरिया कवर हो जाता है, बहुत ज़्यादा फोर्स क्रिएट हो जाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप एक एंड पे फोर्स अप्लाई करते हो तो इट कैन बी यूज टू जनरेट अ मच लार्जर फोर्स एट द अदर एंड। एक एंड पे आप फोर्स, स्मॉल फोर्स जनरेट करोगे, और चूंकि लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, जिसके अंदर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है वो फोर्स हर डायरेक्शन में, तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा, और उसका जो प्रेशर होगा वो भी अलग अलग उसमें ज़्यादा रहेगा, फोर्स ज़्यादा रहेगा। तो बेसिकली इसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। लिफ्टिंग तो है ही, उठाने वाला काम जो हमने देखा अभी, कार वार उठाना, लिफ्टिंग तो होता ही है। पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं। तो 6 जनरल कंपोनेंट्स होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में। पहला होता है पंप, जैसा लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट द इनपुट मैकेनिकल एनर्जी इनटू प्रेशर एंड जनरेट अ फ्लो। देन होता है पाइप, टू कैरी द ऑयल टू द एंड पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन, रिटर्न टू द टैंक, पाइप्स होती हैं। फिर वॉल्व होती है, टू कंट्रोल द फ्लो एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रेशराइज्ड ऑयल। देन एक लीनियर एक्चुएटर होते हैं, एक्चुएटर और रोटरी एक्चुएटर होते हैं, टू डिलीवर द वर्क एट द आउटपुट एंड। देन टैंक होते हैं, टू होल्ड द हाइड्रोलिक ऑयल। एंड सेंसर्स और स्विचेस होते हैं, दे आर व्हेनेवर दे आर नीडेड फॉर सेफ्टी एंड ऑल। तो ये 6 मेन कंपोनेंट्स है जो में रहता है। इसमें एक्चुएटर एक हो गया, एक इंपॉर्टेंट आप जो याद रख सकते हैं, बट इतना ज़्यादा डिटेल आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस ये याद रखेगा। अब कुछ जो एप्लीकेशंस है हाइड्रोलिक के वो देख लीजिए। एग्रीकल्चर में हो सकता है, वेस्ट मैनेजमेंट में हो सकता है, फ्रॉम ऑटोमेशन टू विंड टर्बाइंस, ऑटोमेशन और विंड टर्बाइंस में हो सकता है। मोबाइल इक्विपमेंट जैसे कि क्रेन, एक्सकेवेटर्स एक्सेट्रा, इनमें होता है। एंड ऐसे व्हील्स ऑन और ट्रैक्स, इन सब जगहों पे भी हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रोलिक प्रेस, मोल्डिंग मशीन, विंड मिल, यहाँ पे भी इसका यूज़ हो सकता है। तो हाइड्रोलिक्स का आप याद रखिएगा, ये यूसेस पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कैन यूज और यूजेज द हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये सारे नाम आप जितने मैंने बताए दोबारा सुन लीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है ना। अब एक इशू जो है इसमें वो बता रहा हूँ आपको कि हाइड्रोलिक सिस्टम की जो ओवरऑल एनर्जी एफिशिएंसी होती है, मतलब इनपुट से आउटपुट तक में जो कन्वर्जन होता है, वो केवल 30 से 40% तक होता है। दिस इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस विच इज़ देयर, कि जो कन्वर्जन है एनर्जी का, यानी कि एफिशिएंसी है, वो बहुत कम होती है इस सिस्टम में, और इसको बढ़ाने के लिए साइंटिस्ट प्रयासरत हैं। आज 18 जून है, देख लीजिए आज कौन सा दिन है। आई थिंक ओजोन डे है, पता नहीं समथिंग है आज, ओजोन डे हो सकता है, बट सर्च कर लेना है, नॉट प्रिटी श्योर। बट एक ज़माना हुआ करता था जब मैं फैक्ट ऐसे याद करता था, तो आई टेंड टू रिमेंबर दैट। यहाँ पे एक एक्सरसाइज चल रही है इंडिया और फ्रांस की। तो इंडिया की जो आर्मी है, इट लेफ्ट फॉर इंडिया फ्रांस जॉइंट एक्सरसाइज। तो आप देख लीजिए, इस एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज नेम्ड शक्ति, याद रखिएगा, इट विल बी शक्ति, कंडक्टेड एट कैंप लार्जैक जो कि फ्रांस में है। 18 जून से 1 जुलाई के बीच में होगा, ठीक है ना। तो याद रखेगा, एंड दैट इज़ द एक्सरसाइज शक्ति। तो इसको नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। इसके अलावा अग्निवीर के बारे में आया था, तो याद रखेगा एक अग्निपथ स्कीम आई थी, है ना। अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ स्कीम आई थी, हाँ सॉरी, अग्निपथ स्कीम आई थी 14 जून 2022 को, याद रखेगा, 14 जून 2022 में। और ये रिक्रूट कर रही थी सोल्जर्स फॉर एयरमैन एंड सेलर्स इन 3 सर्विसेज, है ना। एयरमैन सेलर्स के पद पे 3 सर्विसेज में इनको रिक्रूट किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, याद रखेगा, इनको फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर सेलेक्ट किया गया है। एंड आफ्टर 4 ईयर्स 75% जो अग्निवीर हैं, 75% ऑफ द अग्निवीर आफ्टर 4 ईयर दे विल एग्जिट। तो इनके लिए कुछ करने का प्रयास होम मिनिस्ट्री कर रही है। दे आर क्रिएटिंग अ पोर्टल बेसिकली फॉर दीज अग्निवीर, जो 75% निकाले दिए जाएंगे उनके लिए, कि उनको कुछ CAPF में कुछ रिजर्वेशन दिया जाए और उनको वहाँ पर दोबारा एम्प्लॉय किया जाए।
आगे मूव करते हैं। इंडिया इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर वॉरहेड काउंट टू 180 इन 2024, सिप्री। अब सिप्री आप सबको पता होगा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट बेसिकली ये वेपन्स और इनके बारे में ही रिपोर्टिंग करते हैं, है ना। वेपन्स किसके पास कितने हैं, आर्सेनल किसका कितना है। तो सिप्री याद रखिएगा, इसने बताया इंडिया के पास अभी 180 हैं, पाकिस्तान के पास आई थिंक 170 बताया है कि पाकिस्तान के पास 170 के आसपास है। 5000 के आसपास यूएस और रशिया के पास है, और 500-600 के आसपास चाइना के पास है। तो दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। एंड उन्होंने ये भी कहा कि कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई कैपिंग लगाई जाए फॉर न्यूक्लियर आर्सेनल और न्यूक्लियर वॉरहेड्स, अदरवाइज बहुत ज़्यादा ये नंबर और ज़्यादा आपको बढ़े हुए दिखेंगे। दिस इज़ इन रेफरेंस टू दैट, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। सीसीआई के बारे में आया था, यानी कि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो मैं आपको बता दूं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओनरशिप मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है इसके ऊपर। एंड इट इज़ इंगेज्ड इन डाइवर्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ट्रेड, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन। तो ट्रेड, प्रोक्योरमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन इससे रिलेटेड है ये। सीसीआई एक पब्लिक सेक्टर एजेंसी है, मैंने पहले ही बता रखा है आपको, पब्लिक सेक्टर एंटिटी है। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1970, 31 जुलाई 1970 को इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत। गवर्नड होती है बाय टेक्सटाइल पॉलिसी 1985 इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस एज वेल। सीसीआई कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मैंने आपको बता दिया फैक्ट। आगे देख लेते हैं, इज़ देयर समथिंग टू बी स्टडीड। तो यहाँ पे ऐसी कुछ खास न्यूज़ आर्टिकल है नहीं। आंसर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ जो मैंने आज क्वेश्चन आपसे पूछे थे। लेट मी टेल यू दी आंसर्स फॉर दैट। पहला सवाल मैंने आपसे आई होप पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें कि आप सिंपल मेजोरिटी से नहीं अमेंड कर सकते। तो उसका आंसर आई थिंक डी होगा, यानी कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, ठीक है ना। बाकी सारे सिंपल मेजोरिटी से हो सकते हैं, तो दे सकते हैं आप। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहाँ पे कई बार पता नहीं चलता है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, ज़्यादा लोग काम करते हैं कम लोगों के काम को, इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। रेड सैंडर्स बेसिकली न्यूज़ में था, इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, दोनों स्टेटमेंट, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।